हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सभी का आई2 प्लांट में स्वागत है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है कंप्लीट डिजिटेशन, जो एम एजुकेशन या फिर किसी दूसरे कोर्स में भी ये काम आ सकता है, किसी दूसरे प्रोग्राम में, कि डिजिटेशन होता कैसा है और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पूरा कंप्लीट डिजिटेशन आप लोग देखिए मेरे साथ, फटाफट से मैं दिखा दूंगा। ये है आपका फ्रंट पेज, जहां पर कि आप देख सकते हैं टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल आपके सामने है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट, अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि बगल में थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा सा नॉइज होगा तो मैनेज करिएगा। फ्रंट पेज आप देखिए जिसमें कि टाइटल लिखा हुआ है, और ये जितने भी सारी चीजें देख रहे हैं ये प्रॉपर हमारा जो डिजिटेशन मैनुअल है उसमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें लिखी गई है। अपने तरफ से हमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं होता है, ये फॉर्मेट्स हमारे दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें वो फॉलो करना होता है, ठीक है। ये सब कुछ मैनुअल में भी दिया हुआ है। बाय आपका इधर नाम आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आएगा, सुपरवाइजर का नाम आएगा, डेजिग्नेशन उनका दे सकते हैं, और कब आप सबमिट कर रहे हो। ये यहां पर लोग गलती क्या करते हैं कि यहां पर अपना जो एडमिशन साइकिल है वो दे देते हैं, वो गलत है। आप जब सबमिट कर रहे हैं वो सबमिशन का मंथ और ईयर देना होता है, फिर आपको ये लिखना है, ठीक है। नीचे जो एड्रेस देख रहे हैं, सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेट में क्या है, ये जो लाइंस लिखी गई है ना, ये भी मैनुअल में दिया गया है, वहीं से लिया हुआ है। तो मैनुअल से जो सेकंड पेज हमारा आएगा वो सर्टिफिकेट का आएगा, जहां पर कि हम ये सारी चीजें लिखेंगे, ये मैनुअल में दिया हुआ है। अच्छा, जो लर्नर्स का इंफॉर्मेशन है वो मैंने फेक दिया हुआ है, अपने तरफ से लिखा हुआ है। अगर किसी के साथ मैच होता है तो वो कोइंसिडेंस होगा। नेम देख सकते हैं और इस तरह से आप इसको लिखिए। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि यहां पर इस डिसर्टेशन जो सैंपल में ले रहा हूं, वहां पर एक अप्रूव्ड प्रपोजल भी आना है, जो कि मैं लास्ट में दिखा दूंगा, अंतिम में दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये प्लस का साइन इसलिए लगा हुआ है कि हमें वो भी लगाना है। ये देखिए डिक्लेरेशन, ये भी जो लैंग्वेज जो स्टेटमेंट है वो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। सारा कुछ कॉपी पेस्ट ही करना आपको मैनुअल से, सिर्फ आपको अपना टाइटल यहां पे डालना है, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक्नॉलेजमेंट है, आप एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, आप अपने तरफ से जिसको थैंक यू करना है आप करें यहां पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर 1 है, उसके सब पार्ट्स होते हैं, और सब पार्ट्स के फिर पेज नंबर भी आपको देने हैं। चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं। चैप्टर 2 में कोई सब पार्ट नहीं है, चैप्टर 3 में फिर सब पार्ट्स है, वो आपको जरूर देना है। चैप्टर 4 और 5 में कोई सब पार्ट नहीं है। रेफरेंसेस, अपेंडिसेस, जहां भी जो पेज नंबर पर आ रहा है उसको आप जरूर शो करिए। और फिर हमारा चैप्टर 1 शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं चैप्टर सेपरेटर। ये बड़े पेज पर बड़े अक्षरों में सिर्फ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ही लिखा रहेगा, ठीक है। और चैप्टर 1 फिर से हमें लिखना है इंट्रोडक्शन, और फिर सारी बातें लिखनी। यहां पर मैं बता दूं कि आपका जो पेज साइज होगा वो A4 होगा, फॉन्ट साइज 12 होगा, डबल स्पेस हमें लेना है, और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल होगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर 1 कंटिन्यू, जो सारी बातें आपने वहां पर इंडेक्स में जो देखी है वो सारी बातें आप यहां पर लिखते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर 1 चला जाएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, सारे ही चैप्टर ना लगभग हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 25 से 30 पेज के जरूर होने चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है, स्टिल आप 20 से कम तो बिल्कुल ना करें। तो आपके टॉपिक के हिसाब से ये सारी चीजें आपके चैप्टर 1 में आ गया, और इसमें बहुत सारी थियोरेटिकल बातें होती है, ठीक है। आप अगर इसको देखना चाहे तो थोड़ी बहुत पॉज करके देख सकते हैं, और फिर हम चले जाते हैं सीधे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 जब हमारा आएगा तो वहां फिर से एक चैप्टर सेपरेटर होगा, और चैप्टर सेपरेटर कहने का मतलब है कि एक ब्लैंक पेज पर
सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये अभी चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। ठीक है, और फिर आ गया चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैप्टर 2 और उसका टाइटल क्या होता है ये लिखा हुआ है। चैप्टर 2 देखिए कि कैसे लिखने का क्या तरीका है। इसका टाइटल होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और यहां पर हम दिखाते हैं कि जो पहले स्टडीज की गई है किसने की है, कब किया, और क्या कुछ खास खास बातें निकल करके आई, किस तरह से किया गया। शॉर्ट में बिल्कुल कंसाइज में आपको लिखना है। तो आप देखिए इसको लिखने का एक और तरीका मैं बता दूं। यहाँ पे ये तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या बातें लिखनी होती, किसने किया, कब किया, क्या निकल करके आया सामने, किस तरीके से किया गया। ठीक है, देखिए उसके फाइंडिंग्स के बारे में भी थोड़ी बातें हमने करी है। फिर अगेन किसने किया, कब किया, क्या टाइटल था, किस तरीके से किया, क्या कुछ निकल के सामने आया। और ये जो सारी स्टडीज होती हैं वो आपके स्टडी से मिलती जुलती स्टडी होती है। ऐसे नहीं कि कैसा भी स्टडी ले लिया, जो टॉपिक है आपका उसी के इर्द गिर्द आसपास के मिलते जुलते टॉपिक्स ही हमें लेने हैं। उसके बारे में पास्ट में क्या कुछ स्टडीज हुए हैं वो, तो अगर मान लीजिए आप 2026 में स्टडी कर रहे हैं तो आपके पीछे के कम से कम 10 से 15 साल की स्टडीज को लीजिए, और अगर कुछ और भी पुराने स्टडीज मिलते हैं जो कि रिलेवेंट है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, बट 10 से 15 साल पीछे तक का आप जरूर ले। चैप्टर 2 में एक बात और मैं बता दूं कि आप कम से कम इसमें 20 स्टडीज, 20 में कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम 20 स्टडीज जरूर मेंशन करें। और मेंशन करने का तरीका क्या है, इस जो मैंने सैंपल लिया उसमें भी कुछ गड़बड़ियां आपको मिलेगी। हम शुरू करते हैं बिल्कुल पीछे से और धीरे धीरे फिर हम सामने आते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि हम शुरू करते हैं, जैसे कि अगर 2026 में मैं कोई स्टडी कर रहा हूं तो मैं अगर शुरू करना चाह रहा हूं कि 2010 से लेकर के 25 तक की स्टडीज को दिखाना है, तो आप शुरू करेंगे पहले 10 से, फिर 11 का, 12 का, 15 का, 17 का, और फिर नीचे बिल्कुल नीचे में लेटेस्ट न्यू वाली स्टडी देंगे 2025 या 24 का। तो ये वाला सीक्वेंस आप रखिए। से होता क्या है कि जो रिव्यू का एक पैटर्न पता चलता है कि पहले किसने क्या किया, उसके बाद 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 क्या कुछ किया गया, और ऊपर से लेकर के पुराने से लेकर के नए तक। अच्छा, तो अब यहां तक स्टडी हो चुकी है और फिर आप आगे इसमें कुछ और ऐड कर रहे हो या नया कर रहे हो। तो इस तरीके से चैप्टर 2 की जो मेन मेन बातें वो मैंने बता दी है। फिर आपका आ जाएगा चैप्टर 3। चैप्टर 3 मेथडोलॉजी ऑफ द स्टडी, और इसके सब पार्ट्स भी हैं, तो वो सब पार्ट्स सारे कुछ आप इसमें दिखाइए। मेथड ऑफ रिसर्च क्या होगा, ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, ये सारी बातें आप इसमें लिखिए। चैप्टर 3 में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सर आप जो बातें कहते हो कि हर एक चैप्टर में 20 पेजेस होने चाहिए, चैप्टर 3 में तो बस मेथडोलॉजी लिखना होता है जिसमें कि बहुत कम बातें हो पाती है। ठीक है, बहुत ही कंसाइज हो जाता है, 8-10 पेज से ज्यादा होता ही नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करिए कि यहाँ पर थियोरेटिकल बातें भी बताइए कि पॉपुलेशन क्या होता है, फिर अपना पॉपुलेशन दीजिए। सैंपल क्या होता है, फिर आप अपना सैंपल दीजिए। मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, फिर अपना मेथड दीजिए। तो इससे ये थोड़ा बड़ा होता है, कुछ थियोरेटिकल बातें आप वहां पे डाल सकते हैं। फिर आपका आ गया चैप्टर 4, ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। चैप्टर 4 मैं बता दूं कि यही आपका काम है। चैप्टर 1 में आप थ्योरेटिकल बातें देते हैं, चैप्टर 2 में भी दूसरों की बातें देते हैं, 3 में आप बताते हैं कि क्या क्या आप, क्या पॉपुलेशन है, सैंपल क्या है, टूल्स क्या है, ये बातें बताते हैं। लेकिन आपकी स्टडी करने के बाद, क्या एनालाइज करने के बाद क्या कुछ निकलता है, वो चैप्टर 4 में ही आता है। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके गाइड होते हैं या फिर जो इवेल्युएटर्स होते हैं वो इस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से लिखिए। ये देखिए टेबल बनाए गए हैं, आपको इन्फोग्राफिक्स यहां पर मिलेंगे। देखिए हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया है इस वाली स्टडी में, और जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टी वैल्यू। तो आपको अगर स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं तो आप इस तरह की स्टडीज ले सकते हैं, नहीं तो आप
क्वालिटेटिव स्टडीज ले सकते हैं जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स का बहुत कम काम होता है और थियोरेटिकल बातें उसमें ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये सारे आप यहाँ पे टेबल देखेंगे और टी वैल्यू देखेंगे और फिर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है ये चीजें देखेंगे, क्योंकि ये स्टडी उसी पर बेस्ड है। फिर आपका आ जाता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में देखिए टाइटल क्या है, समरी एंड कंक्लूजन। तो आपके जो मेजर फाइंडिंग्स है, ठीक है, वो चैप्टर 4 में भी आएगा, 5 में भी लिखेंगे हम। और चूंकि ये समरी है तो चैप्टर 1 की भी थोड़ी बातें, 2, 3, 4 सबकी थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर आएंगी। और कोई भी इवैल्यूएटर चैप्टर 5 देख करके ही समझ जाएगा कि आपके स्टडी का सार क्या है उसका में नटशेल में वो समझ सकता है यहाँ पर। तो समरी एंड कंक्लूजन ये आपका हो जाता है। इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी, देखिए स्टडी के फाइंडिंग्स क्या हुए, जो फाइंडिंग्स है उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन में, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है, किसी कंपनी के लिए। फर्दर रिसर्च क्या कुछ किया जा सकता है, ये भी बातें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और इस तरह से हमारा स्टडी लगभग बहुत ही छोटी सी स्टडी, मतलब कंसाइज कुछ पेजेस को हटा करके मैंने लिया ताकि कम टाइम में आपको मैं जो मेन बातें वो समझा सकूं। फिर हमारा रेफरेंसेज आ जाता है। रेफरेंसेस से अच्छा आप बिब्लियोग्राफी लिखिए, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में कौन कौन से स्टडीज आपने देखे, चाहे उसको कोट किए हैं स्टडी में या नहीं किए, फिर भी आपको हेल्प किया समझने में चीजों को, तो वो भी बातें हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए बिब्लियोग्राफी का स्कोप बड़ा हो जाता है। अपेंडिसेस में आप तो अपेंडिसेस के अंदर ये जो आपने जब शुरू में प्रपोजल बनाया था, तो प्रपोजल में एक फ्रंट पेज हम लगाते हैं जिसमें कि हमारा टाइटल रहता है, नाम रहता है, एनरोलमेंट नंबर, और फिर स्टडी सेंटर का स्टैम्प सिग्नेचर रहता है, आपके गाइड का सिग्नेचर रहता है। तो यही वाला वही पेज है जिसको कि हमें वहां शुरू में भी लगाना है, सर्टिफिकेट के साथ इसको भी लगाना है, ठीक है। ये आप लास्ट में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगाइए और शुरू में जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये लास्ट में आप लगा सकते हैं बट शुरू में जरूर लगाइए। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं, मैंने डिटेल्स को कवर किया हुआ है, ठीक है, जानबूझ करके किया हुआ है। तो ये है अप्रूवल प्रोफॉर्मा जो आया था आपका जब प्रपोजल पास हो गया था, जो आप 8-10 पेज के प्रपोजल जब शुरू में डाले थे ना, तो वो अप्रूव होकर के आया हुआ था और इस पे स्टैंप लग करके आया था। एक तो स्टडी सेंटर का स्टैंप था और आपने रीजनल सेंटर में जो जमा किया था तो वहां का भी स्टैंप और सिग्नेचर होकर के आया हुआ है। तो ये एक तरह का प्रूफ है कि हमारा प्रपोजल एक्सेप्टेड था, अप्रूव सर्टिफिकेट है अपने आप में, जो कहता है कि हमारा प्रपोजल अप्रूव्ड था, तभी मैंने डिजिटेशन का काम किया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं काफी सारा इसमें इंफॉर्मेशन होता है और इस प्रपोजल में कुछ सजेशंस भी थे, अप्रूव्ड था, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टैंप और सिग्नेचर दिखेगा जो कि मैंने कवर किया हुआ है। फिर आपका कंप्लीट प्रपोजल जो अप्रूव होकर के आया था वो भी हमें यहाँ पर लगाना है। हाँ, तो इसके साथ आपको एक कंप्लीट सिनॉप्सिस जो आपका अप्रूव होकर के आया था उसकी एक कॉपी भी यहाँ पर हमें लगानी है, जो आपका अप्रूवल के टाइम पे जो भेजा था वही सिनॉप्सिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारा वही प्रपोजल ही है आपके सामने, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशन, ये सारा कुछ दिया गया था। एक अच्छा प्रपोजल था ये जो कि अप्रूव होकर के आया हुआ था, उसकी कॉपी हम यहाँ भी एक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये लगा दिया, ये सारे अपेंडिसेस में चल रहे हैं। रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस जो है ये हमारा प्रपोजल का रेफरेंस था उस टाइम पे जो हमने लगाई थी, उसकी कॉपी है, तो यहाँ भी रेफरेंसेस आ गया। अपेंडिक्स 2 में आपका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे वो लगाए हुए हैं। फिर यहाँ पे कंसेंट फॉर्म लगा दिया है, ये सारे अपेंडिसेस हैं। अपेंडिक्स 4 में देखिए ये एक तरह का हमारा परसीव वर्क एनवायरनमेंट स्केल है, ये टूल के अंदर हमारा एक स्केल है और ये हमने इसी टूल्स के थ्रू हमने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। जिसमें कि एक क्वेश्चन ऐसा भी है, मैनेजमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट टू गिव अस गुड वर्किंग कंडीशन। तो अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो इसका जवाब आप मुझे
कमेंट में दे सकते हैं कि इस बात से आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं या फिर डिसाइडेड नहीं है, डिसएग्री करते हैं या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। तो कमेंट में आप सिर्फ SAAUD या फिर SD लिख सकते हैं। तो ये वही टूल्स हैं, ठीक है। आप भी ऐसे टूल्स का स्केल का यूज कर सकते हैं। एक दूसरा स्केल आपके सामने है, ये सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है और इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा डिजर्टेशन जहाँ की आपने देखा है कि कैसे हमारा फ्रंट पेज होता है, फिर कैसे डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट है, अप्रूवल प्रोफॉर्मा हम लगाते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं और चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक लिखते हैं और फिर अपेंडिसेस में हम वो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं जो कि एक तरह से हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो हम वहां पर लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रपोजल चाहिए AI पर तो आप मुझे कमेंट करें। मेरे पास कुछ प्रपोजल्स हैं जो कि मैंने खुद से तैयार किए हैं, तो आपके लिए मैं वो प्रपोजल दे सकता हूं। जिन लोगों ने प्रपोजल अभी तक नहीं बनाया है वो कमेंट करें और मुझे बताएं कि हाँ उनको AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन को लेकर के मेरे पास कुछ प्रपोजल्स बने हुए हैं, तो मैं आपको इसी तरीके से वो प्रपोजल आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।